नाटक लेखन, नाटक का व्याकरण। यहाँ दृश्य काव्य अर्थात नाटक का व्याकरणिक रूप का अध्ययन करेंगे। नाटक दृश्य काव्य को कहा जाता है। अन्य काव्य तथा साहित्य में पढ़ने सुनने तक का दायरा सीमित रहता है, किंतु इसके अंतर्गत देखने का भी गुण है। यही कारण है कि इसे रंगमंच का पूरक माना गया है, अर्थात नाटक वह साहित्य है जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका मंचन किया जा सकता है। व्याकरण से हमारा संबंध नाटक के तत्व और उसकी रचना से है, अर्थात आपको नाटक का व्याकरण लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप नाटक के तत्व लिखेंगे। नाटक के तत्व किसे कहते हैं? नाटक एक दृश्य विधा है। हमें अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग नहीं मानते क्योंकि नाटक भी एक कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत आती है, पर यह अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आगामी नहीं है। नाटक का जब मंचन नहीं होता तब तक वह संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल पाठक वर्ग ही नहीं, दर्शक वर्ग भी प्राप्त होता है। साहित्य की गद्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा करती है, परंतु नाटक पढ़ने, सुनने और देखने का भी गुण ग्रहण करती है, अर्थात उसमें देखने, पढ़ने और सुनने का गुण होता है। नाटक के तत्व या उसके घटक, उसके अंग इस प्रकार हैं। नाटक की व्याकरण की दृष्टि से नाटक को एक निश्चित रूपरेखा के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। इसके प्रमुख तत्व या घटक निम्नलिखित है। पहला, समय का बंधन। नाटक का मंचन सदैव वर्तमान काल में किया जाता है, जिसे एक निश्चित समय के अंतराल पर आरंभ तथा समापन किया जाना चाहिए। नाटककार को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी दर्शक के पास समय व्यर्थ करने का आग्रह नहीं होता, अर्थात उसके पास अतिरिक्त समय नहीं होता। वह एक सीमित समय के अंतर्गत मनोरंजन या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। किसी भी दर्शक के पास व्यर्थ समय नहीं होता, अतः वह नाटक को देखने अथवा उसे अनुभव करने के लिए बैठता है। ज़्यादा अधिक समय लगने से नाटक में बोरियत या वह बोझिल लगने लगती है, अतः नाटक में समय का बंधन आवश्यक है। इसके अंतर्गत आरंभ, संघर्ष और समापन तीन प्रमुख स्थितियां आती है, जिसे निश्चित समय के अंतराल पर समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, शब्दों का चयन नाटक या किसी भी साहित्य को सफल बनाता है। हमें नाटक के अनुसार ही शब्दों का चयन करना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक नाटक है तो ऐतिहासिक शब्दों का, अर्थात उस समय प्रयोग होने वाले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। शब्द नाटक तथा समय के साथ तारतम्यता बैठाने में सहायक होते हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक कारगर उपाय है। कथ्य या फिर कथानक। कथानक पूरे नाटक का समग्र रूप होता है। उसके अंतर्गत नाटककार को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाटक का विषय चयन करते समय उसकी भाषा शैली, परिवेश, वस्त्र, परिधान आदि समस्त रूपों को नाटक में समाहित करना चाहिए। नाटककार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कथानक दुखांत यानी कि दुख रूप से अंत नहीं होने चाहिए। जैसे आप फिल्म भी देखते हैं, उसमें जो अंतिम समय में यानी कि दुखों में वह फिल्म समाप्त होता है, वह सदैव फ्लॉप हो जाती है, दर्शक उसे पसंद नहीं करते। वहीं जिस पर सुखांतक रूप से यानी कि जो उसका हीरो है वह सफलता प्राप्त करते हुए खुशी खुशी वह फिल्म समाप्त होती है, तो उसे लोग प्रोत्साहित करते हैं, पसंद करते हैं। अतः दुखांत से हमें बचना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिस नाटक में दुख के क्षणों में नाटक का समापन हुआ, वह नाटक कभी सफल नहीं हुए। अतः नाटक की योजना करते समय आरंभ, दुख, सुख
किसी भी स्थिति से की जा सकती है। उसका संघर्ष सुख के प्राप्ति के लिए होना चाहिए और अंत उसका समापन सुख की प्राप्ति का तथा लक्ष्य प्राप्ति तक होनी चाहिए। चौथा, संवाद। नाटककार को नाटक में संवाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि संवाद ही नाटक को सार्थक बनाते हैं। नाटक में संवाद छोटे छोटे और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। किसी ऐसे संस्कृत या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जो दर्शकों को बोझिल लगे या फिर समझ में न आए। ऐसे संवाद नहीं लिखने चाहिए। द्वंद्व या प्रतिरोध। नाटक में द्वंद्व या प्रतिरोध की स्थिति मध्य में आती है जब नाटक विपरीत परिस्थितियों में घिर जाता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। यह स्थिति दर्शकों तक पहुंचने का आदर्श स्थिति होती है। इस समय दर्शक उस पात्र तथा नाटक से सीधा जुड़ जाता है, उस नायक में स्वयं के प्रतिमूर्ति या प्रतिरूप को देखने लगता है। अतः इस स्थिति को रंगमंच पर उपस्थित करने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। छठा, चरित्र योजना। कथानक के अनुसार चरित्र योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कथानक किसी ग्रामीण परिवेश का है तो उसके पात्रों का चरित्र चित्रण भी ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही होना चाहिए। कथानक से अलग हटकर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया तो वह बेमेल हो जाएगा। यहाँ नाटक के असफल होने की पूरी संभावना रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ग्रामीण परिवेश का दृश्य है तो उसमें कृषक या खेती करता हुआ मजदूर को ही दिखाया जाना चाहिए, ना कि कोई शहरी कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति उसमें दिखाया जाना चाहिए। भाषा शिल्प। भाषा का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार का कथानक तैयार किया जाता है उसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रामीण परिवेश का दृश्य है या किसी विशेष समाज, इतिहास आदि से संबंधित है तो उस भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे संबंधित भाषा का प्रयोग करने से दर्शक अधिक सुविधाजनक रूप से जुड़ पाता है। अन्यथा दृश्य, काव्य और भाषा आपस में तारतम्यता नहीं बिठा पाते। नाटककार को चाहिए कि भाषा शिल्प कथानक के अनुरूप तथा पात्रों के अनुरूप रखे। कोई पढ़ा लिखा शहरी शिक्षित व्यक्ति है तो उसकी भाषा शैली में पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का परिचय मिलना चाहिए। अगर कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति है तो उसकी शब्दावली वैसी ही होनी चाहिए। ध्वनि योजना। दृश्य काव्य एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो दृश्य, श्रव्य तथा पाठ्य तीनों रूप से संबंधित होती है। विशेष रूप से इसमें रंगमंचतिया का गुण विद्यमान होता है, अर्थात इसे रंगमंच पर खेला जा सकता है। साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुरूप माना गया है। दृश्य काव्य वह है जिसे रंगमंच पर दिखाया जा सके। इसके लिए विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया है। रंगमंच कैसा होना चाहिए, दर्शकों को बैठने की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए आदि का साहित्यीकरण किया गया है। साहित्यकारों के अनुसार ध्वनि योजना का प्रबंध नाटक की सफलता तय करता है। ध्वनि उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जो पंक्ति के सबसे पीछे बैठा है। पूर्व समय में ध्वनि योजना का विशेष प्रबंध नहीं हुआ करता था, जिसके कारण पीछे बैठा व्यक्ति दृश्य काव्य के मूल रस को ग्रहण नहीं कर पाता था, किंतु इसका वर्तमान समय में विशेष प्रबंध किया जाता है। ध्वनि विस्तारक के माध्यम से पीछे बैठे व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक को देखने तथा उसे सुनने की व्यवस्था की जाती है। जिसका असर दर्शकों पर पड़ता है वह अधिक देर तक नाटक से जुड़ा रहता है। प्रकाश योजना। दृश्य काव्य रंगमंच के लिए होता है। रंगमंच पर इसे खेलते समय प्रकाश की व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के कारण समय, परिस्थिति, देश काल को व्यवस्थित रूप से उजागर किया जा सकता है। कहीं दुख का क्षण है तो वहां पर अंधेरे की व्यवस्था की जाती है। वही उत्साह आदि दृश्य में रंगमंच पर भी दिखाया जा सकता है, तो प्रकाश की व्यवस्था उजाले के रूप में होती है। दृश्य के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है। प्रकाश योजक को चाहिए कि दृश्यों के अनुरूप व्यवस्था करे। वेशभूषा। वेशभूषा का नाटक के क्षेत्र में विशेष
महत्व होता है क्योंकि नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। इसे रंगमंच पर खेला जाता है। इसके पात्रों को उसके अनुरूप ही वेशभूषा धारण करना चाहिए। अगर कोई जोकर की भूमिका अदा कर रहा है तो उस प्रकार की वेशभूषा को बनाना चाहिए और वैसे ही वस्त्र पहनने चाहिए। अगर कोई सेना या महाराज की भूमिका में है तो उसे उसी के अनुसार वेशभूषा और परिधान को धारण करना चाहिए, जिससे दर्शक सुविधाजनक रूप से जुड़ सके। 11वां, रंगमंचीयता। साहित्यकारों के अनुसार दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार होना चाहिए। वहीं दृश्य काव्य सफल है जो रंगमंच पर खेला जा सकता है तथा दिखाया जा सकता है। कुछ साहित्यकारों ने इसे नकारते हुए कहा कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुरूप होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के अनेकों नाटक ऐसे हैं जो रंगमंच पर खेला तथा दिखाया जाना बेहद कठिन है, जिन्हें नाटक कहना मुश्किल है। इस पर जयशंकर प्रसाद की टिप्पणी थी कि रंगमंच को दृश्य काव्य के अनुसार होना चाहिए, दृश्य काव्य को रंगमंच के अनुसार नहीं। अर्थात नाटक को रंगमंच पर खेला जाना चाहिए। यह रंगमंच का कार्य है, रंगमंच के गुण हैं। रंगकर्मी की कुशलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह दृश्य काव्य को सुविधाजनक रूप से रंगमंच पर प्रदर्शित कर सके। किंतु दृश्य काव्य को चारों ओर से देखें तो वह दृश्य काव्य है। अतः दृश्य काव्य की रचना करते समय नाटककार को चाहिए कि वह रंगमंच के अनुसार ही नाटक की रचना करे। अब इसमें प्रश्न, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? तो उत्तर, दृश्य काव्य में समय के बंधन का विशेष महत्व होता है। नाटक कार्य को समय बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस बात का दृश्य काव्य की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक प्राप्त करने वाला रस, कौतूहल आदि को प्राप्त नहीं हो पाता। दृश्य काव्य का मंचन हम धारावाहिक के रूप में नहीं कर सकते। नाटककार चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य काल की हो, वह दोनों परिस्थितियों में दृश्य काव्य का मंचन हुआ वर्तमान काल में ही करेगा। इसलिए दृश्य काव्य के मंच के निर्देश हेतु हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि इस दृश्य काव्य का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होगा या खेला जाएगा। इसके साथ साथ दृश्य काव्य के प्रायः 3 अंग होते हैं: प्रारंभ, मध्य, समापन। इन तीनों अंकों को ध्यान में रखते हुए नाटक को समय के सीमा में बांटना जरूरी होता है। अन्य वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे तथा लेख को पढ़ने के लिए आप हिंदी कोचिंग.in की वेबसाइट पर अध्ययन कर सकते हैं, जहां आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ढेरों सारे लेख और वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।